नमस्कार। टेरिडोफाइट में अब जो हम पढ़ रहे थे उसमें काफ़ी चीज़ें हमने देख ली कि स्टील कैसे बना। और उससे पहले हमने ये भी देखा कि सीड हैबिट क्या है, हेट्रोस्पोरी क्या है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है और काफ़ी पूछी भी जाती है एग्ज़ाम में कि एवोल्यूशन ऑफ सोरस जो बेसिकली फर्न पे बेस्ड है वो कैसे हुआ, क्या क्या इसमें वेरिएशंस हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टेरिडोफाइट्स का जो हमें तैयार करना है। तो आज का जो ये लेक्चर है ये इसी सिलसिले में होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फर्न्स हैं जिनको कि हम कह सकते हैं कि दीज आर द हाईली इवॉल्व टेरिडोफाइट्स, उनमें किस तरह से सोरस का इवोल्यूशन हुआ और कितने टाइप के सोरस मौजूद हैं जो हमें मिल जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पर ये एक फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो सोरस है वो अलग अलग तरीके से कैसे इनकी लीफ पे अरेंजमेंट होती है। जैसे आप ये देखिए, ये पूरी जो लेमाइना है लीफ की, यहाँ पर ये पूरे में मिल रहे हैं सोरस, ये सारे के सारे ये सोरस है। तो ये पूरी लेमाइना पे मिल रहे हैं और ये इसमें जो एडेक्शियल सरफेस है उस पे मिल रहे हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो मार्जिन की तरफ ये जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लीफ के मार्जिन की तरफ ये जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि ये बिल्कुल लीनियर वे में लीफ के साथ साथ जो इसकी जो कह सकते हैं कि जो मिडवेन है उसके ऊपर ये ग्रो करते हुए दिखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वेरिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फर्न स्पीशीज़। और यही हमें पढ़ना है कि क्यों वेरिएशन होता है और किस तरह से इनका एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले जो बात होगी वो स्पोरेंजियम की होगी, क्योंकि जो भी कुछ है वो यहीं बनते हैं। तो स्पोरेंजियम क्या है? तो स्पोरेंजियम को एक आम भाषा में हम कह सकते हैं कि स्पोर्स का एक केस है या स्पोर्स की एक कैविटी है जहाँ पर ये सारे कुछ एक्टिविटी होती है और स्पोर का फॉर्मेशन होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होते हैं स्पोरेंजियम। अब फर्न के केस में इनकी ये रेंज करते हैं, मतलब इनमें दो तरह से बात होती है। एक तो ये है कि रेंज फ्रॉम ग्लोबोस सेसाइल जो कि नॉन स्टॉक्ड होगा, ऑर्गन जिसकी जो 1 मिलीमीटर के आसपास डायमीटर होगा, वहाँ से ये लेकर कहाँ तक हो सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं। और ये जो कैप्सूल है इसमें इसका जो डायामीटर है वो 0.3 मिलीमीटर या 0.01 इंच इन डायामीटर हो सकता है। तो एक तो केस ये हो गया, ग्लोबोस हो गया, और एक हो गया माइक्रोस्कोपिक। अब आगे हम देख लें द फॉर्मर, जो ग्लोबोस वाला केस है, आर नोन एज यूस्पोरेंजिया। तो ये जो ग्लोबोस वाला केस है इसको हम कहेंगे यूस्पोरेंजिया। एंड अराइज फ्रॉम सेवरल सेल ऑफ यूस्पोरेंजिया में हम जानते हैं कि ये कई एक सेल से मिलकर शुरू होती है कहानी इसमें स्पोरेंजियन डेवलपमेंट की। और ये प्रिमिटिव टाइप का होता है। जबकि जो बाद वाला है जहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक स्टॉक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो सेसाइल था लेकिन यहाँ पर स्टॉक्ड है। ये तो सेसाइल था पहला वाला, यहाँ पर स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है। ये कंडीशन होती है लेप्टोस्पोरेंजिया की, जो सिंगल सेल से बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वेरिएशन है वो बेसिकली दो में होता है, एक यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट है और दूसरा लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। यू स्पोरेंजिया ये पाई जाती हैं जो क्लासेस हैं, जैसे कि साइलॉप टॉप्सिडा, मराटियोप्सिडा, ये जो प्रिमिटिव हैं उनमें पाई जाती है। और साथ साथ जो लेप्टोस्पोरेंजिया है ये मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज़ जो पॉलीपोडियोप्सिडा में मिलती हैं, जो कि हायर फर्न कहलाते हैं, उनमें ये कंडीशन हमें मिल जाती है। दीज आर हावेवर मैनी फॉर्म्स इमीडिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया। और इसमें बीच के भी कुछ हमें मिल जाते हैं, अलग अलग टेरिडोफाइट के जो क्लासेस हैं उनमें कुछ ऐसा भी मिलता है कि जो इनके बीच के हैं, एग्जैक्टली आप उसमें किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो इन बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ स्पोरेंजिया ऐसी कंडीशन भी हमें कभी कभी मिलती है। और ये प्रिमिटिव जो स्पीशीज़ होती हैं पॉलीपोडियोप्सिडा में उसमें ही मिलती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया ऑस्मंडेसी, जिसमें ऑस्पुंडा करके एक फर्न है वो आता है। तो वहाँ पर इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म भी हमें मिल जाती है, किसमें मिलेगी? ऑस्मंडेसी के कुछ मेंबर्स में। यहाँ पर एक फिगर है जिसमें आप जो स्पोरेंजियम है उनको देख सकते हैं कि यहाँ तो एक मेच्योर फर्न आपको दिख रहा है। और मेच्योर फर्न में ये जो नई लीव्स निकलती हैं सर्सिनेट फर्नेशन दिखा रही हैं, तो ये भी एक पॉइंट होता है जो नोट कर सकते हैं आप। अब इसमें आप देखिए कि इनको अगर हम हाईलाइट करके देखते हैं
तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर जो लीफ है, लीफ की लमाइना में मिडवेन के दोनों तरफ यहाँ पर जो फ्रॉन्ट्स इनको कह सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉन्ट कहते हैं, लीफ को फ्रॉन्ट कह सकते हैं। और इन पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने पैरेलल बनते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। अब इसमें किसी एक को आप फोकस करें और उसका हम टीएस करके देखें, जो क्रॉस सेक्शन है वो करके देखें कि यहाँ से एक हमने क्रॉस सेक्शन कर लिया, तो हमें जो स्थिति है वो लगभग ऐसी मिलेगी। इसमें आप देखिए कि ये एक ऊपर की जो ये कंडीशन है कि जो वॉल है वो आ रही है, उसके बाद फिर इसमें इस तरह से जो इंडोशियम है वो बन जाएंगे, जो इसकी कवरिंग है, और इसके अंदर ये स्पोरेंजिया हमको दिखते हैं 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3 ये स्पोरेंजिया दिखते हैं। इसमें ये ब्राउन कलर से जो है ये इसकी थिक वॉल होती है बाहर की तरफ, और इसी की मदद से फिर इनका डिस्पर्सल होता है स्पोर्स का। तो स्पोर्स डिस्पर्स होकर इस तरह से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फिर ये ग्रो करते हैं और प्रोथैलस बनाते हैं। प्रोथैलस के ऊपर फिर पहला फ्रॉन्ट निकलता है या पहली पत्तियां निकलती हैं, और इस तरह से ये डेवलपमेंट होकर फिर से दोबारा ये एक फर्न के स्पोरोफिटिक बॉडी बना लेता है, जहाँ पर आप ये राइजोम देख रहे हैं, रूट्स देख रहे हैं और ये लीव्स देख रहे हैं। फ्रॉन्ट का डाइसेक्शन करा जो अभी पीछे आपको दिखाया था, उसे मैं आपसे देख लीजिए कि अगर इसको सुराई की पोजीशन आप देख लीजिए कि ये तो मिडवेन जा रही होगी और इसके इस दोनों तरफ ये सोरस हमें दिख रहे हैं, स्पोरेंजिया भी उनको हम कह सकते हैं। और उसके बाद हम इसका जो कंडीशन देखते हैं, बीच में इसमें इंडोशियम होता है, उसके बाद ये इंडोशियम कवर करता है सारा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर भी क्या होंगे, स्पोरेंजियम होंगे, और उसके अंदर क्या होंगे, स्पोर होंगे। तो ये पूरी कहानी हो गई कि आपको एक लीफ दिख रही है, लीफ के ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो उसमें हम कहेंगे सोरस है, सोरस के अंदर बहुत सी स्पोरेंजिया हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स हैं, ये सारे कवरिंग एक होती है प्रोटेक्टिव जिसको इंडोशियम कहते हैं, और उसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो बाहर निकलते हैं और फिर फॉर्मेशन करते हैं अगली पीढ़ी का प्रोथैलस के ज़रिए। अब स्पोरेंजियल वॉल कह सकते हैं या कैप्सूल वॉल भी कह सकते हैं, दोनों में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। द कैप्सूल वॉल इन यू स्पोरेंजिया टेंड्स टू बी रिलेटिवली मैसिव। अब जो इस यू स्पोरेंजिएट स्पीशीज़ हैं उनमें ये मैसिव होती है, मेड अप ऑफ 2 लेयर्स और मोर, और दो या दो से ज़्यादा में बनी होती है। वहीं जो लेप्टोस्पोरेंजिया है उसमें क्या होगा, ये थिन होती है, और मेचोरिटी पे काफ़ी थिन ऐसे भी हो जाती है, शुरू में भी थिन होती है और मेचोरिटी पे काफ़ी थिन ऐसे भी हो जाती है, और फिर ये 1 लेयर की बनी होती है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम प्रोटेक्शन चाहिए होता है और यहाँ पर ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होता है। ओपनिंग ऑफ द कैप्सूल इन यूस्पोरेंजिया सच एज दोज ऑफ द जीनस Botricium is accomplished by separation along the well differentiated line of dehiscence। अब इस केस में क्या है कि लाइन ऑफ dehiscence बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है और वेल फॉर्म्ड होती है। लेकिन जो ज़्यादातर लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पीशीज़ हैं उसमें क्या होता है कि कुछ ही में ऐसा होता है कि स्टोमियल या माउथ सेल्स होती हैं जिनके ज़रिए वो सेपरेट होता है, अदरवाइज़ जो dehiscence है वो इरेगुलर होता है। तो इसमें जो केस है, अगर हम कहें कि लेप्टोस्पोरेंजिएट में डेhiscence इरेगुलर है और जो यूस्पोरेंजिएट है उसमें डेhiscence रेगुलर होता है, और यहाँ पर वेल डिफरेंशिएटेड लाइन ऑफ डेhiscence हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलेंगे कि कहाँ कहाँ पर यूस्पोरेंजिएट में क्या कंडीशन है, लेप्टोस्पोरेंजिएट में क्या कंडीशन है, तभी आप इसको आगे समझ सकते हैं। ये एक फिगर है जो स्पोरेंजियम का दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये स्टॉक कंडीशन दिख रही है। तो स्टॉक कंडीशन जो है यू स्पोरेंजेट वाली कंडीशन नहीं होगी, ये लेप्टोस्पोरेंजेट की दिख रही है। उसके बाद आप देखिए कि अंदर ये आपको जो स्पोर्स हैं वो भरे दिख रहे हैं, और यहाँ पर ये लिप सेल है जिसको कि हम माउथ भी कह सकते हैं, और यहीं से ये डेhiscence इसका होता है। इसमें कोई लाइन ऑफ डेhiscence अलग से नहीं होती है। और यहाँ पर ये एनुलस है, या इसको हम एक सिंगल लेयर की जो कवरिंग है वो कह सकते हैं। ये धीरे धीरे इस तरह से वापस खुल जाती है, और खुलने के बाद जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से फैल जाता है, और इसके ऊपर ये स्पोर्स बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं। डेhiscence अब इसको देख लेते हैं। द ओपनिंग प्रोसेस ऑफ यूस्पोरेंजिया इज द रिजल्ट ऑफ जनरलाइज स्ट्रेस ऑन ड्राइंग वॉल्स। तो कैसे खुलते हैं कि जो स्ट्रेस है, अगर जो ड्राई हो रही होती हैं वॉल्स तो एक स्ट्रेस बनता है जिसकी वजह से
जो सेल्स हैं वो डिफरेंशियली थिकेंड होती हैं, कहीं पर वो ज़्यादा थिक होती हैं, कहीं पर कम थिक होती हैं, और ये प्रेशर की वजह से वहाँ पर जो एक संकुचन होता है और उसके बाद रिलैक्सेशन होता है, तो इससे क्या होगा कि जो कंडीशन होती है वॉल्स की वो वहाँ पर स्प्लिट होना एक लाइन से शुरू हो जाती है, और वो फिर स्प्लिट होने के बाद स्पोर्ट्स को रिलीज़ कर देती है। लेकिन इनमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि थ्रो मैकेनिज्म हो। थ्रो मैकेनिज्म किस में होता है? लेप्टोस्पोरेंजिएट में होता है, और यूस्पोरेंजिएट में थ्रो मैकेनिज्म नहीं होता। और जबकि जो लेप्टोस्पोरेंजिएट जो एडवांस टाइप थोड़े होते हैं, इनमें थ्रो मैकेनिज्म भी हमें देखने को मिलता है। और जो यूस्पोरेंजिएट है इसमें ज़्यादातर ये हवा के ज़रिए आगे की तरफ स्पोर्स रिलीज़ होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो लेप्टोस्पोरेंजिया डिस्प्ले करता है मोर और लेस स्पेशलाइज बो, तो इसमें कोई ऐसा स्प्लिटिंग वगैरह नहीं होती है, और कोई ऐसा स्पेसिफिक एनुलस का भी पार्ट नहीं होता कि जो कहीं से खुले और निकल जाए। यहाँ पर एक छोटे छोटे जो है रेगुलर टाइप से ओपनिंग बनती हैं, स्टोमा बनते हैं, और वहाँ से ये रिलीज होते हैं। तो यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल रो ऑफ डिफरेंशियली थिकेंड सेल, और इसमें सिर्फ सिंगल ही रो होती है, ज़्यादा वॉल भी नहीं होती, तो उसमें इतना संकुचन और फैलाव हो भी नहीं पाता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, इसमें जो थ्रो मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं थ्रो मैकेनिज्म, वो लेप्टोस्पोरेंजिएट में पाया जाता है दूसरी कंडीशन में। तो जैसा अभी आपने फिगर देखा था, ये सब तो एनुलर सेल्स हो गई, यहाँ से यहाँ तक थिक वॉल, और उसके बाद ये स्प्लिटिंग शुरू होती है, यहाँ से एक माउथ बनता है, और इसी माउथ से फिर क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो स्पोर्स हैं वो यहाँ तक ये खुलने लगते हैं, तो ये पीछे की तरफ जा रहा है, और फिर ये पीछे की तरफ पूरा चला जाता है, और पीछे की तरफ जाने के बाद अब ये देखिए ये जर्क एक मिलता है, इसको यहाँ से यहाँ तक जर्क करता है, और सारे स्पोर ये छिटक जाते हैं। उसके बाद ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, तो कुछ थोड़े बहुत बच जाते हैं, बाकी सारी कैविटी खाली हो जाती है, और ये सारे के सारे जो कैप्सूल से बाहर की तरफ छिटक जाते हैं। तो इनको कहते हैं कि यहाँ पर ये थ्रो मैकेनिज्म होता है, इसी को हम कहते हैं थ्रो मैकेनिज्म। तो सवाल अगर आ जाए कि थ्रो मैकेनिज्म क्या होता है, तो आप बताएंगे लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन में ये हमें देखने को मिलता है, और वहाँ पर ये आप एक फिगर भी आपको बनाना पड़ेगा। अब ये जो स्प्लिटिंग हो रही है इसमें क्या होगा कि जो इवापोरेशन है पानी का, इसमें इसकी वजह से इसमें खिंचाव पड़ता है, और ये पीछे की तरफ आता है, और उसके बाद ये झटका दे के वापस जाता है। तो जो यहाँ पर आप देखिए कि ये प्रेशर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से प्रेशर जनरेट होता है सेल्स के ऊपर। जैसे ये एक प्रेशर दिख रहा है, एक ये प्रेशर दिख रहा है, और उसके बाद ये एयर बबल इसमें आके फंस जाते हैं। एयर बबल जब फंस जाते हैं तो ये वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे ऐसे आगे की तरफ थ्रो कर दिए जाते हैं। Apparently, the mechanical force for opening and for throwing the spores derive entirely from these annular cells, और यही माना जाता है कि जो annular cells हैं इनमें ये इलास्टिसिटी होती है कि ये अपने आप को एक तरफ पहले वापस ले जाती हैं और फिर वापस अपनी पुरानी जगह पे आती हैं, जिससे ये थ्रो कर देती हैं। और बाकी जो सेल्स हैं उनका कोई ऐसा रोल नहीं मिला है इसमें। तो जो भी कुछ है इसमें बेसिकली एनुलर सेल्स हैं, जिनकी वजह से ये थ्रो मैकेनिज्म चलता है। The stresses imposed by the drying of the annular cells result in the collapse of outer sides of the cells, thus straightening out the annulus and ripening the soft lateral cells of the capsule apart। तो यही बात है कि यहाँ पे ड्राइंग होती है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर पड़ता है, और जो ड्राई वाला एरिया है वहाँ पे एक स्प्लिट सी बन जाती है, एक माउथ सा बन जाता है, और ये रिप कर जाता है, और जिसकी वजह से फिर जो एनुलर सेल्स हैं वो एक तरफ जाती हैं, और जाने के बाद वापस दोबारा आती हैं। तो जैसे ही ये पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये फट गया, और फटने के बाद अब यहाँ से इसका कनेक्शन लूज़ हुआ। अब ये लूज़ जो हुआ तो ये पीछे की तरफ ये भागेगा एक बार, और पीछे की तरफ भागने के बाद ये वापस फिर अपनी वापस पोजीशन में आएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी स्पोर्ट्स वगैरह यहाँ थे वो सब के सब बाहर की तरफ छिटक जाते हैं, जैसा अभी आपने पीछे फिगर में देखा। As the annular cells continue to be deformed by the cohesive forces of the increasingly tense water molecules within the spore case completely opens, और इसी वजह से जो है जो मतलब यहाँ पर भी एक तरह से आप ये देखेंगे जो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट है वही गवर्न कर रहा है स्पोर्स के जो थ्रो हो रहा है या थ्रो मैकेनिज्म है उसको गवर्न करने वाला, और ये जो कोहेसिव फोर्स वगैरह लगते हैं उसी की वजह से एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, और जो मॉलिक्यूल्स वहाँ पर हैं वो अपने आप को इस तरह से इलास्टिसिटी में इधर उधर करते हैं, जिससे कि थ्रो हो जाता है, और इसी को थ्रो मैकेनिज्म बोलते हैं, जो स्पोरेंजिया में देखा जाता है कई एक टेरिडोफाइट्स में।
फाइनली द कोहेसिव कैपेसिटी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज एक्सीडेड, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल उसमें है वो उनकी कोहेसिव कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। द वाटर फिल्म बिटवीन द आउटर वॉल ऑफ द एनुलर सेल्स ब्रेक, और इसमें जो फिल्म है जो आउटर वॉल की है वो जो एनुलर सेल के ऊपर है वो ब्रेक कर जाती है। एंड द एंटायर एनुलस स्नैप बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन टॉसिंग द स्पोर्स इनटू द एयर, और इसी वजह से जो है वो जो वापस आने की स्थिति में होता है। जो एनुलस है, एनुलस की सेल्स हैं जो पीछे चली गई थी, जब वहाँ पर श्रिंक किया था, श्रिंक करने के बाद पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही वाटर वहाँ पर वापस आता है तो फिर कोहेसिव फोर्स उनका एक प्रेशर डेवलप करता है, जिसकी वजह से वो फिर वापस अपनी पोजीशन में आता है। इस तरह से वो टॉस कर देता है स्पोर्ट्स को, और स्पोर्ट्स बाहर चिटक के गिर जाते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव स्पोरेंजल टाइप्स आर स्टॉकलेस या सेसाइल होते हैं। जितने ही प्रिमिटिव स्पोरेंजा उसमें स्टॉक जो भी आपने देखा था इस तरह का बना हुआ था, और इस पर ये एनुलस और ये सारी चीज़ें थी, वो वहाँ पर नहीं होते हैं। इफ़ a stalk is present at all, it is merely a slightly raised multicellular area at the base of the sporangial capsule, और ये देखा गया है कि जिनमें छोटा मोटा स्टॉक दिख रहा था वो एक्चुअली स्टॉक नहीं था, और वो सिर्फ एक स्पोरेंजल के बेस पर जो कुछ सेल्स थी वो एक मल्टी सेलुलर फॉर्म बना लेती हैं, जिससे लगता है वो एक भ्रम होता है कि स्टॉक है, लेकिन स्टॉक जैसा जो ओरिजिन होता है वैसा उसका कुछ भी नहीं होता है। In typical leptosporangia, however, there commonly are well developed stalk, और leptosporangia में जैसे आपको देखा अभी आपने देखा था कि स्टॉक इसमें वेल डेवलप होता है, और ये एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है, नैरो हो सकता है, जैसा कि डेविलेलिया और लॉक्सोइस कैफे में मिलता है। और इसमें दो रोज की सेल्स होती हैं जो कि 1.7 टू 2 मिलीमीटर, या फिर हम कहें 0.07 टू 0.8 इंच लेंथ में होती हैं। तो ये भी एक पॉइंट थोड़ा बहुत ध्यान में रखने वाला है। अब यहाँ पर आप जो डेवलपमेंट है वो देख सकते हैं, जिसकी बात हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट और यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, जिसमें एक में सिंगल सेल से होता है और एक में ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। तो यहाँ आप देखिए सिंगल सेल से हो रहा है, और सिंगल सेल में ही फिर इनर सेल बन रही है, आउटर सेल बन रही है। उसके बाद आप देखिए कि उसमें और डेवलपमेंट होता है, और एक एपिकल सेल आती है और यंग स्टॉक सेल, इनका निर्माण होता है। फिर इसमें एक बीच में सेल आ जाती है जिसको इंटरनल सेल कहते हैं, और बाहर की तरफ जो सेल है वो कैप्सूल वॉल इनिशियल बनाती है, और स्टॉक सेल नीचे की तरफ जाने लगती है। जो रेड वाली सेल है ये फर्दर डिवाइड करती है, और जो कैप्सूल वाली सेल है वो भी डिवाइड करती है। दोनों के प्लेन अलग अलग होते हैं, ये वेरियस प्लेन में डिवाइड करती है, और ये एक पेरीफेरी में डिवाइड करती है। तो ये पेरीफेरी हो गई, हो कि एक कैपिटल इनिशियल की तरह काम करेंगे, और यहाँ पर ये सारा कुछ जो भी है वो इंटरनल सेल्स हैं जो कि बाद में स्पोर्स बनाएंगी। तो इस तरह से ये स्पोर्स बनने लगते हैं, और बाहर की तरफ ये कैपिटल लेयर है वो कवरिंग हो जाती है जो कि कैप्सूल फॉर्म होती है। इसी तरह से ये एनुलस की जो प्रिपरेशन है फाइनली हो जाती है, और यहाँ पर ये कुछ हल्के सेल्स होते हैं जो स्प्लिट करते हैं जिनको कहते हैं लिप सेल्स, और फिर ये स्पोर्स बाहर की तरफ आते हैं बाय द एजेंसी ऑफ एनुलर सेल्स। तो इस वजह से इसमें थ्रोबैक मैकेनिज्म होता है। और जो यूस्पोरेंजियल डेवलपमेंट है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर सुपरफिशियल सेल्स हैं और कई एक सेल्स हैं, एक से ज़्यादा होती है, तो ग्रुप ऑफ इनिशियल्स हो गए। इसमें ऊपर की तरफ कई सेल मिलके वॉल सेल बनाती हैं, और नीचे की तरफ भी कई सेल मिलके स्पोरोजिनस सेल्स बनाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये भी बन रही हैं, ये भी बन रही हैं। फिर बाद में जहाँ जो लेयरिंग है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि शुरुआत में ही ज़्यादा सेल थी तो इनकी बहुत थिक कवरिंग होती है, और अंदर की तरफ ये फिर ये स्पोर्स टेट्राड वगैरह बनते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर सिंगल सेल से स्पोरेंजर बन रहे हैं और साथ में एनुलस का निर्माण हो रहा है तो वो कंडीशन लेप्टोस्पोरेंजियम की है, और ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से बन रहे हैं और इसमें एनुलस जैसी कोई चीज़ें नहीं बनती हैं, बल्कि सिर्फ एक स्पोरेंजियल वॉल बनती है, और स्पोर टेट्राड भी इसमें वेल फॉर्म्ड होते हैं। तो ये यो स्पोरेंजियल डेवलपमेंट है। The trend in sporangial evolution is evidently from solitary large capsule to increasingly elaborated groupings of smaller sporangia। जो ट्रेंड है एवोल्यूशन का वो ये देखा गया है कि शुरू तो सॉलिटरी लार्ज कैप्सूल से हुआ, और फिर बाद में यहाँ पर ग्रुप ऑफ स्मॉलर स्पोरेंजिया बनने लगे। These changes are accompanied by the appearance of such refinements as paraphysis एंड इंडोशिया। और ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपेयर हुए कुछ अलग से स्ट्रक्चर जिनको पैराफाइसिस और इंडोशिया हम बोलते हैं। पैराफाइसिस आर स्टेराइल स्ट्रक्चर दैट ग्रो अमंग और ऑन दी स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर ये तो पता ही है कि पैराफाइसिस स्टेराइल होते हैं और इनका काम होता है साथ में ग्रो करना जो
स्पोरेंजियल सेल्स होती हैं उनके, और उनको कुछ हद तक प्रोटेक्शन देना। इंडोशिया आर पेपरी टेंट लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर द सोराई। और इंडोशिया जो होते हैं वो एक कवर होते हैं जो कि पेपरी फॉर्म में होते हैं, और एक तरह से एक कवरिंग देते हैं, टेंट लाइक कवरिंग, जो पूरा के पूरा जो क्लस्टर जो स्पोरेंजिया का है या जिसको हम सोराई कहते हैं उनको ढक लेते हैं। तो अगर ये मान लीजिए कि ये बहुत से जो स्पोरेंजिया हैं और इनको ढकने वाला ये जो स्ट्रक्चर है ये इंडोशियम हो गया, और ये सब जो हैं वो क्लस्टर हो गए स्पोरेंजियम के, और सब मिला के आप क्या बोलेंगे, ये सोराई हो गए। द सोरस, hand in hand with the reduction in size of single sporangia are seen more and more complex aggregation of sporangia known as सोराई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे आप रिडक्शन साइज में देखते हैं सिंगल स्पोरेंजिया के, तो वहाँ पर जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन स्पोरेंजिया का बढ़ने लगता है, और यही सोराई हो जाते हैं। द मेरिस्टेमेटिक एरिया द रीजन ऑफ न्यू सेल ग्रोथ दैट प्रोड्यूसेस देम में कंटिन्यू इट्स एक्टिविटी ओवर अ नंबर ऑफ वीक। और जो मेरिस्टेमेटिक जोन जिनसे ये बनते हैं वो कई हफ्ते तक अपनी एक्टिविटी को शो करते हैं। प्रोड्यूसिंग स्पोरेंजिया ऑफ ऑल एजेस, ओल्डर वंस बीइंग पुश्ड असाइड एज न्यू वंस मैच्योर इन देयर टर्न। और जो पुराने हैं वो किनारे की तरफ चले जाते हैं, और जो नए वाले हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर उनकी जगह पर। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट चलता रहता है। व्हेन सोराई डेवलप ऑन द लीव्स ऑफ हाउस फर्न दे आर ऑफन मिस्टेकन फॉर टाइनी इंसेक्ट। और जब ये डेवलप होते हैं तो अक्सर ये लगता है कि पत्तियों पे कोई छोटे मोटे कीड़े बैठे हैं या कोई फंगल का वाल्ट हो गया, डिजीज़ हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन गए प्लांट के ऊपर, जो कि स्पोर्स हैं। और अब इनसे जो स्पोर्स हैं वो अपना आगे की तरफ गैमेटोफिटिक जनरेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक सोरस का एलएस आप बहुत मैग्नीफाई व्यू देख रहे हैं। इसमें आप ये सब स्टॉक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें ये एनुलस वगैरह आपको दिख रहा है। तो ये लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न का सोरस है, इस वजह से आपको ये एनुलर इसमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर ये जो जो छोटे हल्के सेल्स होते हैं वो भी दिख रहे हैं। साथ में आप ये देखिए कि डेहिसेंस जो हो रहा है इसमें यहीं से स्प्लिटिंग होती है, ये पीछे की तरफ आके बाकी वापस आते हैं, तो ये थ्रो बैक मैकेनिज्म भी शो हो रहा है। और हमें ये भी दिख रहा है कि एक लेयर और दो लेयर एक साथ चलती हैं पैरेलल, और उन सेल्स का स्टॉक ये वेल फॉर्म बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडवांस फॉर्म में दिखाई पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो नंबर है ये इंक्रीज़ होने लगता है और साइज़ डिक्रीज़ होने लगता है। तो ये एक विशेष बात है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है सोरस का तो उनका साइज़ डिक्रीज़ हुआ है और नंबर उनमें बढ़ गए हैं। तो जब हम एवोल्यूशन में प्रिमिटिव टेरिडोफाइट पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये गिनती कम होती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो गिनती ज़्यादा होने लगती है, साइज़ कम होने लगता है। लेकिन जो बाकी मैकेनिज्म है वो भी एडवांस हो रहे होते हैं विद एवोल्यूशन। और जैसे पैराफाइसिस हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पैराफाइसिस हैं वो भी एक प्रोटेक्टिव एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया गया है इनको, ताकि ये अपने आप को अच्छे से होल्ड करके रख सकें, अपने आप को सस्टेन करके रख सकें। क्योंकि आपने ये देखा था कि जो प्रिमिटिव है उसमें कैप्सूल वॉल काफ़ी थिक होती है, जबकि यहाँ पर जो कैप्सूल वॉल का मतलब स्पोरेंजियल वॉल वो काफ़ी थिक होती है, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। द स्टेजेस इन प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन ऑफ सोराई कैन बी डिपेक्टेड एज फॉलोज। अब क्या है, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, तो देख सकते हैं। सिंपल क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, दीज मोर और लेस कोलेज्ड, जैसे कि फैमिली मैराटिएसी है, और सेपरेट भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, जैसे ग्लिकनेसी है। ऑल ऑफ देम मैच्योरिंग एट द सेम टाइम, और ये सब एक ही वक्त पे मैच्योर हो जाते हैं। ग्रेडेट क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, द आउटर मोस्ट वन मैच्योरिंग फर्स्ट एंड इनर मोस्ट लास्ट। और जब कभी हम ये देखते हैं कि कौन से मैच्योर पहले हो रहे हैं, तो आउटर जो है वो ज़्यादा जल्दी मैच्योर होते हैं, इनर वाले बाद में मैच्योर होते हैं। ये एवोल्यूशन में हुआ कि बाहर की तरफ जो जाएंगे आखिरकार बाहर की तरफ है, तो उन्हीं को ही बाहर जाना है। उनको डेहिसेंस में पहले उनका नंबर आएगा तो वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, बाद वाले जो उनके बाद बनते हैं वो बाद में मैच्योर होते हैं। मिक्सड क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया, ऑल ages present, the younger one arising from the same meristematic zone as the older one। और मिक्स्ड क्लस्टर जो स्पोरेंजिया के बने उसमें जो ये डिफरेंस था कि मेरिस्टेमेटिक जोन्स में ओल्डर और न्यू अलग अलग टाइम पे परिपक्व हो रहे थे, वो यहाँ कंडीशन ख़त्म हो गई है। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है कि सारे के सारे एक साथ ही
डेवलप कर जाते हैं। द एडेप्टिव सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चेंज इज प्रॉब्ली रिलेशन इन द ड्यूरेशन ऑफ स्पोर प्रोटेक्शन। और ये जो एडेप्टेशन हुआ है इसको रिलेट कर सकते हैं स्पोर प्रोटेक्शन की ड्यूरेशन से। द मिक्स्ड करेक्टर ऑफ मोर एडवांस सोराई एक्सटेंडिंग द पीरियड बियॉन्ड दैट सोलिटरी स्पोरेंजिया और सिंपल साइमल्टेनियसली मैच्योरिंग सोराई। अब इसमें क्या था, सिंगल वाला बनेगा, फिर वो मैच्योर होगा, फिर उसमें से आगे फिर स्पोर रिलीज होंगे। तो सिंगल के बाद जो इवोल्यूशन हुआ उसमें नंबर ज़्यादा हो गए, तो वो कई एक एक साथ हो रहे हैं तो स्पोर आउटपुट ज़्यादा हो गया। फिर बाद में ये जो हुआ कि जो दूसरी कंडीशन थी उसमें बाहर वाले पहले मैच्योर होते, अंदर बनने वाले बाद में मैच्योर हो रहे थे, ये भी तीसरे स्टेप पे ख़त्म हो गया और सभी एक साथ मैच्योर होने लगे। तो ये एक तरह से माना गया कि जो स्पोर आउटपुट है वो अच्छा है और एक साथ मैच्योर हो रहे हैं। तो ये और अच्छा है कि प्लांट अपने आप को बेहतर अडेप्ट कर सकता है और ज़्यादा नंबर में ग्रो कर सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब स्पोरेंजिया और जो विशेषकर जो सोराई हैं वो एक अच्छा एक क्लासिफिकेशन के लिए मटेरियल होते हैं, क्योंकि जो फर्न्स है या जो टेरिडोफाइट्स हैं उनको हम सोराई के बेस पे या स्पोरेंजिया के बेस पे बहुत ही कायदे से अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो करेक्टर होते हैं स्टेबल करेक्टर होते हैं और इन पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ता। तो क्लासिफिकेशन में ज़्यादातर इसको ही यूज़ किया जाता है। और ये भी बता देता है कि किस तरह से जो है वो कोइंसिडेंटल कन्वर्जेंस हुआ सोरल स्ट्रक्चर में, कैसे पहले क्या फॉर्म थी बाद में क्या थी, और कैसे ओस्पोरेंजिएट लेप्टोस्पोरेंजिएट एक वक्त पे अलग अलग हो गए और उनका डेवलपमेंट भी अलग अलग हो गया। पहले इनका टाइम अलग था मेच्योरेशन का, फिर एक साथ हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये दिखा देती हैं कि एवोल्यूशन में कौन से प्लांट किस जगह पर जाएंगे। और अगर ये हमें पता चल जाता है कि उनकी सही जगह क्या है और किस वक्त वे एक साथ रहे थे, तो उसमें जो क्लासिफाई करते हैं वहाँ पर हमें काफ़ी मदद मिल जाती है स्पोरेंजियल करेक्टरिस्टिक के बेस पर। Between one half and two-thirds of the species of ferns have one or another of the following six soral arrangement। अब जितने भी हैं उसमें ज़्यादातर जो टू थर्ड है और वन हाफ है, ये इस तरह के जो फॉलोइंग आपके हम मैं बताने जा रहा हूँ इसी तरह के अरेंजमेंट इसमें होते हैं। तो पहला क्या है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया अलोंग वेन्स। तो वेन्स के अकॉर्डिंग, जैसे ये आप फ्रॉन्ट देख रहे हैं, ये वेन्स बन रही है और वेन्स में एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, ये लीनियर अरेंजमेंट हो गया। Avoiding the leaf area between the veins is found in many fern genera, especially in the genus Pyrogramma। तो इसमें इसी तरह का होता है कि वेन्स के पैरेलल लीनियर पोजीशन में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। दूसरा जो है वो लाइन ऑफ स्पोरेंजिया अलोंग द लीफ एज। यहाँ पर क्या होगा कि ये फ्रॉन्ड है तो यहाँ पर ये एज पर बनते चले जाएंगे, ये एज पर ही बनेंगे। इसमें इसमें यहाँ पर बनेंगे तो जो कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे वो इसके एजेस पे दिखाई पड़ेंगे। और ये थोड़ा सा हल्की हल्की जहाँ जहाँ बनते हैं वहाँ पे ये जो पत्ती है वो रोल्ड ओवर हो जाती है और इसका जो लैमाइनर मार्जिन है वो थोड़ा सा मॉडिफाई सा लगता है, मुड़ा थोड़ा सा, और एक कवरिंग सी बन जाती है। ऐसा पाया जाता है टेरिस के केस में। तीसरा केस है राउंड एंड नेकेड सोराई। इसमें क्या होगा, कोई भी इंडोशियम नहीं होता है। इंडोशियम अगर कवरिंग है तो वहाँ पर नेकेड नहीं होगा, इंडोशियम नहीं है तो उसे हम नेकेड ही कहते हैं। और ये पाया जाता है पॉलीपोडियम में। चौथा है अरेंजमेंट ऑफ लार्ज सोराई दैट यूजुअली एक्सपेंड ओवर द एंटायर अंडर सरफेस ऑफ द ब्लेड और पिन्ना। और इसमें क्या होगा कि ये जो नीचे की पत्ती फ्रॉन्ड है इसमें एक तो ये एडेक्सियल सरफेस है, नीचे की अबैक्सियल सरफेस है। तो यहाँ पर सारा कुछ पूरा का पूरा आप देखेंगे पूरी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे आपको वॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे और वही स्पोरेंजिया होंगे, ऐसा पाया जाता है एक्रोस्टिचम में। सच सोराई प्रॉब्ली अरोज बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉलर क्लस्टर ऑफ सोराई। तो ये माना जाता है कि इस तरह की कंडीशन जो होती है इसमें छोटे छोटे जो क्लस्टर बनते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं और पूरी पत्ती हमें स्पोरेंजिया से एकदम आच्छादित दिखती है, उसकी जो अंडर सरफेस है। ऑफ द मैनी अरेंजमेंट ऑफ इंडोशिएट सोराई, दैट इज सोराई दैट आर प्रोटेक्टेड बाय इंडोशिया, जो कि नेकेड नहीं होंगी, और स्पेशल स्केल लाइक स्ट्रक्चर। टू ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड, और दो इसमें बहुत ज़्यादा हैं जिनमें इंडोशिया होती हैं। इसमें कौन कौन सी है, पहला ये पॉइंट में पाँचवा आएगा, लीनियर और ऑब्लोंग सोरस along a vein covered with one side by a narrow इंडोशियम। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें ऑब्लोंग सोरस होगा और ये कवर्ड होता है एक साइड से इंडोशियम से, और ये ऐसा पाया जाता है स्प्लिनियम में। अभी आगे फिगर आ रहा है तब आप ये देखकर पहचान जाएंगे। दूसरा ये सोरस दैट इज राउंड बट कवर्ड विथ किडनी शेप्ड और शील्ड लाइक इंडोशियम।
और ये पाया जाता है ड्रायोप्टेरिस में, जो कि बहुत एडवांस फॉर्म मानी जाती है फर्न की। ये कंडीशन आप देख लीजिए। यहाँ पर आप जो इसकी अंडर सरफेस है, या हम कहेंगे जो अब एक्सियल सरफेस है, वहाँ पर आप ये वेन देख रहे हैं, इसकी मिड वेन है, और यहाँ पर ये सारे लीनियर फॉर्म में बन रहे हैं और साथ साथ ये कवर भी हो जाते हैं। तो ये कंडीशन एस्प्लेनियम की है। इसी तरह से डायप्टेरिस में आप देखिए कि जो ये मार्जिन्स हैं, जो फ्रॉन्ट के पिन्ना बने हुए हैं, इनके मार्जिन्स पे ये बनते हैं और ये मार्जिन्स हल्के हल्के रोल्ड हो जाते हैं। तो ये दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर भी इंडोशियम पाया जाएगा और यहाँ पर भी इंडोशियम पाया जाएगा। तो ये इंडोशिएट जो स्पीशीज़ हैं उसमें दो तरह से होता है, एक तो मार्जिन पर और एक अलोंग, दोनों तरफ, मतलब एक इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब एक्सियल सरफेस पे मिडवेन के दोनों तरफ हमें देखने को मिलते हैं जो स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं वो। अब बात कर लेते हैं इंडोशियम की। तो इंडोशियम का काम प्रोटेक्शन का है, तो प्रोटेक्शन ऑफ द स्पोरेंजियल क्लस्टर फ्रॉम एक्सपोजर। तो जितना भी एक्सपोजर है वो ज़्यादातर जो ड्राइंग कर सकता है, हवा तेज़ चल रही है या पानी की कमी है इन्वायरमेंट में, उन सब से बचाने के लिए स्ट्रक्चर ये बनता है और इसका बड़ी मदद होती है। और जितने भी जो इंडोशिएट स्पीशीज़ हैं उनमें देखा गया कि अडेप्टेशन डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, अगर हम कंपेयर करें उनसे जो कि नेकेड फॉर्म होती हैं, जहाँ पर जो स्पोरेंजिया बनती हैं उसमें किसी तरह का कोई भी कवरिंग नहीं होती। तो इसमें क्या है कि जो फॉर्मेशन ऑफ सोराई का है वो थोड़ा सा ग्रूव या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और यही पॉकेट की जो चारों तरफ की दीवारें हैं यही इंडोशियम कहलाती हैं। वन इज़ द सो कॉल्ड फॉल्स इंडोशियम। कभी कभी जो अगर इसी तरह का है कि कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन ना हो और सिर्फ एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, उसके अंदर स्पोरेंजिया आ जाए, तो इसने ऊपर से कवर नहीं किया लेकिन एक ग्रूव के अंदर इसको ले गया और प्रोटेक्शन दिया, तो इसको कहेंगे फॉल्स इंडोशियम। और रोल्ड ओवर लीफ मार्जिन अंडर विच स्पोरेंजिया फॉर्म एंड मैच्योर। और कभी कभी ये भी होता है कि ये जो पॉकेट बन गई, इस पे मार्जिन आकर वापस कवर भी कर गया, तो ये भी कंडीशन कैसी होगी, फॉल्स इंडोशियम होगी, क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा एक्सट्रक्शन नहीं बन रहा है। जबकि द ट्रू इंडोशियम इज अ सेपरेट एंड यूनिक फॉर्मेशन, ये एकदम अलग फॉर्मेशन होता है, द स्ट्रक्चरल ओरिजिन ऑफ विच इज़ नॉट क्लियर। हालांकि इसकी कोई ओरिजिन के बारे में अभी तक कोई बता नहीं पाया है, लेकिन यही माना जाता है कि ये कंस्टिट्यूट होता है एक अलग एडिशनल स्ट्रक्चर की तरह, जो कि एक पेपरी कवरिंग के तौर पर पूरे पूरे सोरस को ढक लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोरस है जो विदाउट इंडोशियम है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये सब आपको फ्री फॉर्म में नज़र आ रहे हैं सोराई, और यहाँ पर इंडोशियम आपको दिख रहा है, ये इंडोशियम है जो कि थोड़ा सा जब मैच्योर हो जाता है तो ये किनारे की तरफ कम हो गया है और ये स्पोर्स बाहर निकल के आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप इंडोशियम देख रहे हैं जिसमें ज़्यादा भी पोर्शन कवर्ड है और थोड़ा पोर्शन जो है वो फ्री हो रहा है जो सोरस का है। तो ये जो कवरिंग है जो एडिशनल बनी है, ऐसा नहीं हुआ कि ये लीफ ने इसको कवर कर लिया या एक ग्रुप बन गई उसके अंदर ये जाके पिट के अंदर बैठ गया और लीफ उसके ऊपर कवर हो गई, तो वो कंडीशन होगी, वो फॉल्स इंडोशियम होगी। ये कंडीशन क्योंकि एडिशनल स्ट्रक्चर बन रहा है, नया स्ट्रक्चर बन रहा है, पेपरी फॉर्म की कवरिंग बन रही है, तो इसको ट्रू इंडोशियम बोलते हैं। A widespread type of Indosium among member of family Cythiaceae is one shaped like a cup which arise around the base of the sorus, often enclosing the sorus until the sporangia are mature। ये साइथिया के केस में होता है और यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसी के अंदर सारा सोरस का डेवलपमेंट वगैरह होता है और वो उसको प्रोटेक्शन देता है। ये जो कंडीशन है वो ज़्यादातर जो साइथिया है, साइथिया एक थोड़ा सा प्रिमिटिव है अगर हम डायप्टेरिस के मुकाबले में उसके बात करें, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इन सम जनरा मार्जिनल सोराई आर प्रोटेक्टेड बाई टू लिप्ड। अब कुछ में ऐसा होता है कि दो लिप्ड या वेलवेट या फिर इंडोशियम इसमें मिल जाते हैं, और इसमें जो एग्जाम्पल है टेंस्टेडिया है, डिक्सोनिया है, हिमनोफिलम में, ये भी थोड़े से प्रिमिटिव फॉर्म माने जाते हैं। वेन सोराई फ्यूज लेटरली टू फॉर्म कंटिन्यूस लाइन, और कभी कभी जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं सोराई और एक कंटिन्यूस लाइन बना लेते हैं, इनको कहते हैं सीनोसोराई। और एनी इंडोशिया ऑल्सो टेंड टू फ्यूज, और जो भी कुछ इंडोशियम होते हैं वो भी सब आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा जो ये पत्ती अगर ये बनी हुई है तो इसके ऊपर इस पूरी सरफेस पे आपको सारा कुछ कवर्ड पेपरी स्ट्रक्चर से कवर्ड होगा, और अंदर जब पेपर वो हटेगा, पेपरी स्ट्रक्चर हटेगा, तो अंदर हमें बहुत से कंटिन्यूअस लाइंस में सुराई नज़र आएंगे।
अब दूसरा जो बात करते हैं इंडोशियम के अलावा जो एक प्रोटेक्टिव है और स्टेराइल स्ट्रक्चर होता है पैराफाइसिस। अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड ऑफ फर्न स्पीशीज है पैराफाइसिस ऑफ वन टाइप ऑफ अनदर। किसी भी दो कई टाइप के होते हैं, कोई ना कोई टाइप ज़रूर रहता है वन थर्ड फर्न में। ये स्टेराइल होते हैं, स्केल लाइक होते हैं और इंटरमिक्स्ड होते हैं स्पोरेंजिया की से। और जैसा कि इंडोशिया का काम है वैसे ही इनका भी काम प्रोटेक्शन का होता है। यूजुअली ये हेयर लाइक होते हैं या मॉडिफाइड हेयर्स टाइप के होते हैं। और ये जो इनकी ओरिजिन है वो स्टॉक के आसपास से होती है और जहाँ जहाँ सुराही बनते रहते हैं उनको चारों तरफ से ये कवर करके चलते हैं। तो मान लीजिए कि ये सुराही बन रहा है तो यहाँ पर ये लंबे लंबे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन गए, इनको हम पैराफाइसिस कहेंगे और इनका भी काम प्रोटेक्शन का होता है। In various genera of ferns, the paraphysis have proved to be helpful source of taxonomic data। और कुछ जो जनरा हैं फर्न के उनमें पैराफाइसिस भी एक टेक्सोनॉमिक करेक्टर हो जाता है जिसके बेस पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के जो पैराफाइसिस हैं। तो ये बेसिकली दो कैटेगरी में बांट दिए गए हैं, एंट्रोफेम और हेप्लोटेरिस। इसमें आप देखेंगे ये अलग अलग हेड्स जो हैं वो बड़े तरह तरह के तमाम तरीके के हैं। कहीं पर ये स्पून लाइक बन रहे हैं, कहीं पर ये बहुत इलोंगेटेड बन रहे हैं, कहीं पर ये काफ़ी थिक बन रहे हैं। इसी तरह से हैप्लोटेरिस के केस में देखें तो वहाँ पर भी ये आपको बिल्कुल जैसे कैलिप्ट्रा एलिप्ट्रा होती है उसी तरह से स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। तो ये सारे इसमें वेरिएशन होते हैं। तो इनका साइज़ और शेप ये कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन इनका जो काम है वो फिक्स होता है सभी में। और लेकिन जो इनके साइज शेप हैं ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ के एक परमानेंट करेक्टर होते हैं और इसलिए ये टेक्सोनॉमी में भी एक टेक्सोनॉमिक पैरामीटर के तौर पर हेल्प करते हैं बहुत से फर्न को आपस में क्लासिफाई करने के लिए। द फर्न एंड देयर रिलेटिव फर्स्ट अपीयर इन द फॉसिल रिकॉर्ड सम 360 मिलियन ईयर अगो इन द लेट डिवोनियन पीरियड। ये पहले भी बात हो चुकी है। दे डाइवर्सिफाइड इनटू मैनी ऑफ द मॉडर्न फर्न फैमिलीज एंड स्पीशीज ड्यूरिंग द ग्रेट फर्न रेडिएशन। ये एक पीरियड था, क्रिटेशियस पीरियड था, और जो 145 से 66 मिलियन ईयर्स अगो माना जाता है उस वक्त दुनिया में इन्हीं की पूरी आबादी थी। लाइक द क्लब मॉस, द फर्न आर अर्ली वैस्कुलर प्लांट दैट रिलाई ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हम बात कर चुके हैं कि ये भी एम्फीबियंस होते हैं, हालांकि इसका जिक्र उतना नहीं किया जाता जितना ब्रायोफाइट में हम हल्ला मचाते हैं कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। ये भी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ही होते हैं। Because they have free swimming sperm. Because of this, they are limited during sexual reproduction in relatively moist environment। और सिर्फ यही कारण है कि इनका जो प्रसार है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। और जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स हमें मिलते हैं वहीं वहीं पे हमें उसके साथ में फर्न भी मिल जाते हैं, टेरिडोफाइट्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी चीज़ है पानी, वो इसी कंडीशन में मिलता है जो कि मॉइस्ट इन्वायरमेंट होते हैं। तो जैसे जैसे एरिड कंडीशन होती है या पानी से दूर होते हैं तो हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट और जो टेरिडोफाइट्स हैं दोनों ही कम होने लगते हैं। तो ये इकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है जो थोड़ा हमें ध्यान रखते हैं, और जब कभी फील्ड में हम जाते हैं कलेक्शन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, तब हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या कारण हो सकता है कि क्यों दोनों एक साथ मिलते हैं और क्यों नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पर कारण क्या होगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बोथ आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब इसमें कई टाइप होते हैं। तो जो अभी तक तो ये एवोल्यूशन तो आपने देख लिया कि भाई ये वो स्पोरेंजिएट है, लेप्टोस्पोरेंजिएट है, फिर उसमें भी किस तरह से स्टॉक्ड है, किस तरह से इंड्यूशिएट है, कौन से नेकेड हैं, ये सब हमने देख लिया। अब इसमें से कुछ जो टाइप्स हैं, जैसे सवाल कभी आ जाए कि राइट वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोरेंजिया या सोराइन टेरिडोफाइट्स, तो वहाँ पर फिर ये जो अब यहाँ से शुरू हो रहा है ये मैटर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहला केस हम लेते हैं स्पाइनुलस वुड फर्न। ये कॉमन नाम है जबकि बॉटनिकल नेम डायप्टेरिस क्रैथ्यूसियाना है। और ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वुडलैंड्स की जो मॉइस्ट होते हैं। दिस फर्न इज़ वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज ऑफ न्यूयॉर्क फॉरेस्ट एंड इज़ द डोमिनेंट फर्न इन द फॉरेस्ट। ये बहुत डोमिनेट करता है। इट कैन बी रिकॉग्नाइज बाई इट्स डार्क ग्रीन लेसी फ्रॉन्ड विच आर एवरग्रीन एक्सेप्ट इन हार्श विंटर। इट्स सोराई आर किडनी शेप। तो ये जो सोराई हैं ये किडनी शेप्ड होते हैं। ये फिगर इसका है ड्राप्टेरिस क्रैथुसियाना का, जो कि अधिकतर क्लाइमेक्स कम्युनिटी
फॉर्म करता है अगर कंडीशन उस पर्टिकुलर जोन की मॉइस्ट है। और इसमें ये किडनी शेप्ड मिलते हैं, ये आप इसमें सब लीफलेट देख रहे हैं, और इसमें सबके जो जहाँ से ये निकले हुए हैं उससे थोड़ी सी दूरी पे सभी में एक ही जगह से किडनी शेप सुराही आपको निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरा है हे सेंटेड फर्न, जो कि डेंस्टिडिया पंक्टी लोब्यूला है, और ये सन लविंग फर्न होता है। शेड में भी थोड़ा बहुत ये ग्रो कर जाता है, पार्शियल शेड पार्शियल सन अगर दोनों हैं तो दोनों में ये बड़ा अच्छा करता है। येलोइश ग्रीन कलर इसका होता है। लेसी फ्रॉन्ड इसके भी होते हैं, डेसिडिवस भी होते हैं, और जो इसके सुराही हैं वो चिड़िया के घोंसलों की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो ये दूसरा टाइप हो गया जिसमें जो सुराही हैं वो बर्ड नेस्ट की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक जितने भी आप देख रहे हैं ये सब सुराही है। ये क्यों बर्ड नेस्ट कह रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रूव आती है, ये कटान आ रही है लीफ की, उसके अंदर जाकर ये बनते हैं। तीसरा जो टाइप है वो न्यूयॉर्क फर्न है, जिसको थैलेप्टेरिस नोवा बोरेसेंसिस कहते हैं। सनी और सेमी शेडेड दोनों एरिया में ग्रो कर जाता है। और इसमें क्या होगा कि पत्ती जो है वो थोड़ी टेपरिंग करती हुई होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से चली और यहाँ पर ये टेपर करी जा रही है। तो ये टेपरिंग लीव्स होती हैं, और साथ ही साथ क्या होता है इसमें सुराही बहुत छोटी छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं, और ये पूरे मार्जिन पे हर लीफलेट के मार्जिन पे ये लगी हुई दिखती हैं। इनका कलर भी जो है वो थोड़ा सा ब्राउनिश होता है और बहुत ब्लैक नहीं होता। तो ये बड़ी खूबसूरत सी नज़र आती हैं, लगता है ये कोई डिज़ाइन बना हुआ है लेकिन एक्चुअली ये सुराही होती हैं बहुत सी। नेक्स्ट टाइप है सेंसिटिव फर्न, बॉटनिकल नेम ओनोक्लिया सेंसिबिलिस। ये वेट हैबिटेट्स में ग्रो करने का आदी होता है, वुडलैंड के एजेस पे और कभी कभी ओपन फील्ड में भी मिल जाता है, डायमॉर्फिक होता है। डेसिडिवस स्टेराइल फ्रॉन्ड इसमें मिलते हैं। तो ये जो कंडीशन दिख रही है स्टेराइल फ्रॉन्ड की दिख रही है, बड़े बड़े होते हैं ये। लेकिन जब फर्टाइल फ्रॉन्ड मिलते हैं तो ये बहुत छोटे हो जाते हैं, फिर छोटे छोटे सोराई इसमें मिल जाते हैं। तो जो इसी को अगर आप छोटा कर लीजिए और छोटा करने के बाद आप इसको बनाइए तो यहाँ पर आपको ये डॉटेड कंडीशन में सोराई नज़र आ जाएंगे। तो इसमें छोटा प्लांट होता है वो फर्टाइल होता है, और जो बड़ा प्लांट होता है वो स्टेराइल होता है सेंसिटिव फर्न में। उसके बाद है सिनामोन फर्न, ऑस्मुंडा सिनामोनिया इसका बॉटनिकल नेम है। ये बहुत खूबसूरत होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं ये बड़े खूबसूरत से हैं। 5 फीट तक ये इसकी हाइट होती है। हैबिटेट जो होते हैं स्वैम्प बॉक्स मॉइस्ट वुडलैंड होते हैं, लार्ज होते हैं ये। ग्रीन स्टेराइल फ्रॉन्ड होते हैं, जो ये आप देख रहे हैं ये सब स्टेराइल हैं, इसमें कोई भी फर्टाइल स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। लेकिन इनमें जो है वो बीच में आपको जो फज़ है, जो फज़ दिखती है वो फर्टाइल फ्रॉन्ड्स की दिखती है, ये वाली। तो यहाँ पर ये छोटे हो जाते हैं पत्तियाँ, और ये पत्तियाँ छोटी होने के साथ साथ कंटेन करती हैं स्पोरेंजिया। तो ये पत्ती ही एक है जो छोटी हो गई है और स्पोरेंजिया कंटेन करती है। फिर ये जब मैच्योर होते हैं तो इस तरह से ये ऑरेंजिश टाइप के हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं हल्के से रेडिश टाइप के हो जाते हैं। इस वजह से बिल्कुल दूसरे अपने प्लांट के बाकी हिस्से से एकदम अलग नज़र आते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, और इनको ये लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके साथ के जो इनके समकक्ष और इनके जैसे प्लांट हैं वो 75 मिलियन ईयर्स अगो रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद है लास्ट, एक तरह से कह सकते हैं नॉर्दर्न बीच फर्न, इसको कहते हैं फिगोप्टेरिस कनेक्टिलिस। और ये सेमी शेडेड कंडीशन का प्लांट है, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है, वुडलैंड में मिल जाता है इसको, और हाई एलिवेशन पे ग्रो करता है। साथ साथ जो वाटरफॉल्स वगैरह उनके आसपास ग्रो करने की इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है। फ्रॉन्ट्स इसके स्मॉल होते हैं, लाइट ग्रीन होते हैं और ट्रायंगुलर होते हैं। तो ये लाइट ग्रीन कलर आपको दिख ही रहा है। आइडेंटिफाइंग जो करेक्टर है वो फर्स्ट पेयर ऑफ लीफलेट अटैच टू द स्टेम एट 45 डिग्री के एंगल पे। जो पहला पेयर यहाँ से निकलता है, अगर ये लीफ निकल रही है तो पहला पेयर जो निकलेगा वो हमेशा 45 डिग्री पे ही निकलेगा, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता है। और आप ये देख रहे हैं कि इसमें मार्जिन के ऊपर ये सुराही आपको सब में नज़र आ रहे हैं पूरे फ्रंट के ऊपर। साथ साथ जो इसकी मार्जिन है लीफ की वो भी आप देखिए वो कर्व होके वापस पलट रही है। तो इसको जो प्रोटेक्शन है वो भी दे देते हैं। तो जैसे जैसे ये पानी से दूर जाएगा तो ये पलट के वापस इसको कवर अप करेंगी।
तो इस तरह से ये एवोल्यूशन का पार्ट जो था हमारा फर्न का, उसमें डिफरेंट टाइप के जो कुछ प्लांट्स थे, जो 6-7 थे, वो आपको बता दिए मैंने, और किस तरह से इवॉल्व हुआ, क्या लेप्टोस्पोरेंजिएट क्या योस्पोरेंजिएट ये कंडीशन हो गई, उनके बारे में बता दिया। थ्रो बैक मैकेनिज्म जो स्पोर्स का है वो बता दिया। तो यही सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएंगी। तो कुछ इसमें नाम ज़रूर आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई बहुत मुश्किल टॉपिक ये नहीं था। तो अब जो भी आपके सवालात हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।